तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं उसी पुराने टॉपिक के साथ जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, जिसका नाम था फंडामेंटल राइट्स। तो हमने उसमें पार्ट 1 कवर किया था, आज ये पार्ट 2 है उस टॉपिक का। तो इस वीडियो के माध्यम से हम और जो शेष फंडामेंटल राइट्स बचे थे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ शेष रह भी जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर किया जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वीडियो में हमारा जो पहला मौलिक अधिकार था, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 तक था, उसको कवर कर लिया था। आज हम जानेंगे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के अंतर्गत जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो ये मौलिक अधिकार है, इसको कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है राइट्स टू फ्रीडम। तो ये अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देती है हमारी संविधान। कौन कौन 6 प्रकार की है? अनुच्छेद 19 का ए यह कहता है आपको बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता यह कह सकते हैं हम। फिर अनुच्छेद 19 का बी कहता है कि शांतिपूर्वक ढंग से आप बिना हथियार रखे किसी भी सभा का गठन कर सकते हैं, किसी भी सभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक। फिर अनुच्छेद 19 के सी में आता है कि आप किसी भी तरह के संगठन या संघ का निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का डी कहता है कि आप देश के किसी भी कोने में आपको घूमने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का ई कहता है कि आप देश के किसी भी कोने, किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। और अनुच्छेद 19 का जी कहता है कि आपको व्यवसाय और जीविका चलाने की आज़ादी है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत आता है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब अनुच्छेद 20 पर चलते हैं। अनुच्छेद 20 जो है यह दोषियों के संरक्षण संबंधी बात करता है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। ठीक। फिर दूसरी जो आज़ादी है वह है कि किसी भी व्यक्ति को जो सजा मिलेगा वह उसके अपराध के समय जो कानून था हमारे संविधान में उसके आधार पर दिया जाएगा, न कि कोई पहला कानून बना या कोई बाद में कानून बना उसके आधार पर। ठीक। और तीसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप कोर्ट में जबरदस्ती फोर्स पूर्वक अपने ही अगेंस्ट उसको गवाही देने के लिए आप विवश नहीं कर सकते। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता दोषियों को दिया गया है कि वो दोषी होगा फिर भी वो अपने अधिकार का पालन कर सकता है, अपने अधिकार के लिए वो बोल सकता है, ये अधिकार उनको प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 21 पर चलते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, अर्थात लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अनुच्छेद नंबर 21 लाइफ, इसी में लाइफ मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार देता है। इसी में आता है जो पुलिस लोग जो भी मोटर बाइक वाहन वाला जो अत्यधिक धुआं निकालता है तो उसकी जो चालान काटता है ये इसी में आता है, क्योंकि वो जो धुआं निकलता है मोटर बाइक से उससे क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट पूरी तरह से अशुद्ध हो जाता है, जिस कारण से हम ऑक्सीजन जो लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से वह भी अशुद्ध मात्रा में मिलता है। इसलिए हमारे जो जान है, हमारे जो जीवन है, इस पर भी खतरे का डर होता है। इसलिए सरकार का यह अधिकार है, सरकार का यह दायित्व है कि हमारे जो जीवन जीने का अधिकार है उसको बनाए रखे। इसलिए वह पुलिस लोग जो है यह मोटर बाइक वाले के चालान काटते हैं, यह इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर अगर आपको जीवन जीने का अधिकार है तो ऐसा नहीं कि आप अपना हत्या खुद कर ले, अपना मौत खुद कर ले, ऐसा भी नहीं। आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर आप आत्महत्या कर लिए तो कोई बात नहीं, आप तो मर गए, किसी पर कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन आप आत्महत्या कर रहे हैं और किसी तरह से आप बच पा रहे हैं
तो आप पर जो आईपीसी की सेक्शन 309 है इसके तहत आप पर कार्रवाई होगी, आपको डांट फटकार लगाई जाएगी, क्यों आत्महत्या कर रहे थे। ठीक। तीसरी, स्वास्थ्य की भी दायित्व बनता है सरकार का, जो आपके हेल्थ की अधिकार को बनाए रखेगा। आपके जैसे कोरोना के टाइम आपने देखा होगा, सरकार ने सारी सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं दी, चाहे वो वैक्सीन की, वो सब मुफ्त दिया, ताकि आपको क्या हो, आपकी हेल्थ का जो अधिकार है वो बना रहे, आपका स्वास्थ्य बना रहे। ठीक। ये तो होगी प्राण यानी कि आपके जीवन जीने का। इसी में जो आता है हमारा पर्सनल यानी दैहिक स्वतंत्रता, हम अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से कैसा जीवन जीना चाहते हैं, यह हमको अधिकार है। जैसे किसी को एकांत जीवन पसंद है तो वह आराम से एकांत जीवन जी सकता है, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है। ठीक। और इसमें निजता के अधिकार इसी में आता है कि प्राइवेसी का अधिकार, आप अपनी जो गोपनीयता है, अपने पर्सनल बात है, वह बनाए रख सकते हैं। किसी को अधिकार नहीं कि आपकी गोपनीयता को उजागर कर दे। ठीक। तो अगर कोई उजागर करता, लीक करता आपकी पर्सनल बातों को, या छेड़छाड़ करता आपकी पर्सनल बातों के साथ, तो उस पर कार्रवाई होगा, ये कानून बना हुआ। ठीक। और इसी में आता है, एक आता वह विचार जिसको हम लोग कह सकते हैं आवारापंथी कहते हैं। जैसे मान ले कोई पत्नी जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी पत्नी का अफेयर चल रहा है, तो वो पति को अगर पता चलेगा अपनी पत्नी के बारे में, तो वो अगर पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाएगा कि मेरी पत्नी को कोई अपने जाल में फंसाया हुआ, तो पुलिस उस कंप्लेंट को दर्ज नहीं करता, क्योंकि पुलिस जानता है कि हमारे संविधान में यह कहा गया है कि जो आवारापंथी या जो व्यभिचार है इसकी अधिकार है, क्योंकि गलती एक का तो नहीं, दोनों मंजूरी, दोनों शामिल है, दोनों का हाँ में हाँ मिला, इसलिए आपकी पत्नी का भी दोष है, इसलिए हम कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे। तो ये भी अधिकार प्राप्त है। तो ये थी अनुच्छेद 21 की बात। और अनुच्छेद 21 के क में ही आगे चल करके एक अमेंडमेंट के थ्रू शिक्षा के अधिकार को ऐड किया गया। और वह कब हुआ अमेंडमेंट? 2002 ईस्वी में 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत शिक्षा के अधिकार को ऐड किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो ये थी अनुच्छेद 20 21 जो भी थी इसकी बात है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है, उसके समय राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो आपके सारे मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी तरह के क्या कहते हैं मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन 20 और 21 में जो आपका अधिकार है उसको सस्पेंड नहीं कर सकता राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगाया जाता है। इसीलिए अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो अधिकार आता है उसको सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो ये थी अनुच्छेद 21 की बात। अब अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 में जो है यह गिरफ्तारी के से संरक्षण से संबंधित बात करता है। कोई भी व्यक्ति जो है अपराधी तब तक घोषित नहीं हो सकता, आप लोग जानते होंगे, जब तक कोर्ट डिसाइड न कर दे कि यह अपराधी है या नहीं है। इसीलिए कोई भी अनुच्छेद 22 में दो तरह की बात की गई, एक दंडात्मक और एक निवारक निरोध। दंडात्मक मतलब अपराध के बाद पुलिस क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करता, गिरफ्तार करता। तो गिरफ्तार करता तो पुलिस को तो पता नहीं है कि ये अपराधी है या नहीं, उसको थोड़ा बहुत शक हुआ कि ये अपराध हुआ यहाँ पर, कि तो इसको पकड़ के ले जाओ, तो पकड़ के ले जाता है। लेकिन फैसला कौन सुनाता? कोर्ट सुनाता। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करने पुलिस जाता है तो वह व्यक्ति वारंट पूछता है कि मेरा कारण क्या है। तो वारंट, यह पहला अधिकार है अनुच्छेद नंबर 22 में कि आप वारंट पूछ सकते जब आपको गिरफ्तार करना आएगा। दूसरा कि आप अगर गिरफ्तार हो गए तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और प्रस्तुत किया जाता है 24 घंटे के अंदर, और कोर्ट यह फैसला सुनाता कि अपराधी है या निर्दोष है। और तीसरा, आप अपने पसंद का वकील रखने की आपको आज़ादी है, जो कोर्ट में आप अपना लड़ेंगे, अपने तरफ से जजमेंट करेंगे, उसके लिए आपको वकील रखने की आज़ादी है। ठीक। तो ये थी क्या कहते हैं दंडात्मक व्यवस्था की बात। लेकिन निर्वाहक निरोध में क्या होता है, निवारक निरोध में, इसमें अपराध से पहले ही पुलिस को कोई खबर लगी या कोई इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ मर्डर होने वाला है, यहाँ बम फूटने वाला है, ये अपराधी, किसी भी तरह का शक हुआ, तो इस शक के आधार पर वो क्या कर सकता है, आपको अपराध होने से पहले, आप कोई भी क्राइम होने से पहले आपको गिरफ्तार कर लेगा, ताकि समाज में शांति व्यवस्था बना रहे, अच्छे से लोक व्यवस्था बना रहे। इसलिए आपको अपराध गिरफ्तार क्या
था, आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, कोई भी तरह का आपके साथ मारपीट नहीं, बल्कि आपको सिर्फ कस्टडी में रखा जाता है। ठीक उसी तरह जिस समय मार्च 1919 में आपने अंग्रेज के द्वारा जो रोलेट एक्ट आया था, वही इसी तरह का एक कानून अभी तक हमारे संविधान में है कि शक के आधार पर, ताकि किसी भी तरह का अपराध ना हो, आपके ऊपर शक हुआ तो वह पुलिस आपको क्राइम होने से पहले आपको कस्टडी में ले लेगा, ताकि क्राइम होने से बच सके। और 3 महीने तक न्यूनतम रखा जा सकता है, और अगर चाहेगी पुलिस इसको छोड़ेंगे तो फिर माहौल गड़बड़ा सकता है, तो ज़्यादा समय रखने के लिए आपको जो सलाहकार बोर्ड है उससे आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो आप रह सकते हैं। और इसका उदाहरण आप हाल ही के दिनों में देखे होंगे, जब कश्मीर से धारा 370 हटाया गया था, तो वहाँ की जो कुछ पॉलिटिकल नेता थे, कुछ राजनीतिक नेता थे, वो क्या कर रहे थे, भड़काऊ भाषण देने के प्लान में थे, ताकि दंगे फसाद हो। धारा 370 हटने के बाद दंगे फसाद कराने के मूड थे, भड़काऊ भाषण देने वाले थे। जब जैसे ही सरकार को यह आगाह लगा, यह बात पता चला, उन्होंने सारे नेता को तुरंत क्या क्या नज़रबंद कर दिया, तुरंत उन्होंने कस्टडी में ले लिया, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो और जो भी अच्छे खासे नेता थे, उन सबको अपने कस्टडी में ले लिया। ठीक, ये थी अनुच्छेद 22 की बातें। अब निवारक निरोध जो है, इस पर कई कानून भी बनी है। जैसे 1950 में निवारक निरोध एक्ट बना था, लेकिन यह आगे चल के खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी कुछ कानून अभी भी एक्टिव है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अफ्स्पा, AFSPA, इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। यह एक्ट 1958 ईस्वी में आया था और यह अब तक चल रहा है। यह जो अशांत क्षेत्र है, चाहे असम, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, उन सब क्षेत्रों में या छत्तीसगढ़ हो, उन सब क्षेत्रों में यह लगाया जाता है। यह क्या कहते हैं, यह अधिनियम लगाया जाता है कि वहाँ जैसे कोई क्राइम की सूचना मिलती है तो यह उस क्षेत्र में यह एक्ट लगाया जाता है। और यह एक्ट जैसे ही लगता है तो पूरी जो फोर्स है उसके पास पावर होता है कि वह रात्रि के 2 बजे भी आपके घर में घुस के छानबीन कर सकता है, किसी भी तरह का वह कार्रवाई कर सकता है, उसके पास पूरा रहता है पावर। तो ये थी अफ्स्पा। फिर एक और है, एक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसको शॉर्ट में रासुका भी कहते हैं। यह 1980 ईस्वी में पारित हुआ था और अब तक यह चल रहा है। तो ये 2 महत्वपूर्ण एक्ट है निवारक निरोध से संबंधित। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 23 की। अनुच्छेद 23, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कवर हो गया। अब हमारा तीसरा मौलिक अधिकार वाला सेक्शन आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, इसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। 23 को समझते हैं। 23 में 3 तरह की बात की है। पहली तो ट्रैफिकिंग, जो तस्करी होता है, चाहे छोटे बच्चे का हो, छोटे बच्चे को किडनैपिंग करके क्या कराया जाता है, उसको भीख मांगने के लिए रोड पर छोड़ दिया जाता है, उसके साथ तस्करी किया जाता है, या छोटी छोटी बच्चियों को किडनैपिंग करके उससे क्या कराया जाता है, उससे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जाता है। तो ये सारी जो क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, आपके बॉडी के साथ शोषण ही हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट भी हमारे कानून, हमारे सरकार कानून बनाए हुए है। दूसरा इसमें बात की गई बाउंडेड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी है, जो बगेरी प्रथा है, ये तरह का भी अगर आपके साथ हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट सरकार के खिलाफ सरकार को बोल सकते हैं, अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी क्या हुआ, पहले जमाने में देखते होंगे कि जो गरीब किसान थे वह खेती करने के लिए जो सेठ साहूकार होते थे उससे ब्याज पर रुपया लेते थे, और वही साहूकार रुपया देता था और वह खेती करता था। लेकिन क्या होता था, फसल नहीं हो पाता था बाढ़ के कारण या सुखाड़ या अन्य किसी वजहों से, और वह समय पर रुपया नहीं दे पाता था। तब वह साहूकार क्या करता था, उस किसान को अपने यहाँ फ्री में तब तक काम कराता था जब तक वह रुपया पूरा वापस न लौटा दे, तब तक यह काम कराता था। यानी बंधुआ मजदूर बन गए, तुम हमारे यहाँ बंध गए जब तक हमारा रुपया नहीं दे। और बगैरी प्रथा क्या होता है कि आप किसी से काम करा रहे लेकिन उसको रुपये नहीं दे रहे, या बहुत कम रुपया दे रहे, काम करा रहे, काम करो रुपया नहीं देंगे, तो ये तरह का बगैरी प्रथा है। और तीसरा इसमें बात की गई है बलात्श्रम। बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती आप किसी से काम करा रहे। मान ले कोई आपके यहाँ मजदूर काम कर रहा, सुबह से 8 बजे से काम कर रहा और 4 बजे उसको अपने कोई काम इमरजेंसी काम पड़ गया, उसको जाना है, तो वो कहेगा मालिक हमको 4 बज गया, हमको जाना है, हमको रुपया जितना हुआ है 4 बजे तक का ही दे दीजिए, हमको जा रहा है। लेकिन आप क्या करेंगे, जबरदस्ती नहीं, शाम तक काम करो, करना पड़ेगा। तो ये बलात्श्रम, जबरदस्ती श्रम है, आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, तुरंत ये आपका अधिकार है, आप तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। ये थी अनुच्छेद 23 की कहानी। अब अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 में कहा गया बाल नियोजन प्रतिबंध, यानी कि जो
बच्चे हैं उससे जो नौकरी कराया जाता है वह पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो भी है उससे जो भी तरह का, चाहे वो कारखाने में हो, चाहे खदान में हो, चाहे कितनी खतरनाक से खतरनाक काम हो, किसी भी तरह का आप काम करा रहे हैं 14 वर्ष से कम आयु बच्चे के साथ, तो वह आप पर कार्रवाई होगा। पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन अगर वो बच्चे अपने मन से कर रहा है तो वो उस पर कोई सरकार की नहीं है। लेकिन अगर आपसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है तो आप उस कंप्लेंट कराइए, आप तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। हमने इस वीडियो के माध्यम से जो स्वतंत्रता का अधिकार और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये 2 मौलिक अधिकार और पिछले वीडियो में एक और मौलिक अधिकार, इन 3 मौलिक अधिकार को हमने कवर कर दिया। बाकी जो 3 मौलिक अधिकार बचा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह के वीडियो को, इसी तरह के कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।